हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम अपना जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, इसे लास्ट वीडियो तक हमने जो सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल है उसको कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने उसकी कमियां थी क्या है वो सब कुछ देख लिया और उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उनकी जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, मतलब नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर वन बाय वन लाइन लिखवाता हूँ। आप नोट्स साथ साथ में बनाते चलना और आपको इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी एकदम अच्छे से बढ़िया राइटिंग में। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है। एक देखो, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, जेम्स मैक्सवेल। उन्होंने इनके बारे में सबसे पहले स्टडी की थी और उन्होंने ये बताया था कि एक आवेशित पिंड लिया था, मतलब चार्ज पार्टिकल है, बॉडी है, वो ली थी। और उन्होंने क्या बताया कि इनकी जो त्वरित गति है उसके बारे में अध्ययन किया और ये बताया कि जो अपना विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होते हैं। और वो कैसे उत्पन्न होते हैं? एक दूसरे के लंबवत या मतलब परपेंडिकुलर उत्पन्न होते हैं। इस बात को बताया था किसने? अपने मैक्सवेल ने। ठीक है, तो इस बात को आप नोट करो। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा सीधा एक की जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है, इनकी दिशा कैसी होती है? तो इनकी दिशा डायरेक्शन कैसी होती है? ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बस यही बात आती है यहाँ से और इससे कुछ भी नहीं आता। उसके बाद में जो विद्युत क्षेत्र की जो किरणें हैं, चुंबकीय हैं, चुंबकीय किरण है, इनकी नेचर है, जैसे क्या क्या प्रकृति है ये पूछ लेता है। ये जैसे कौन से माध्यम में गति करती है, इनकी गति कैसी होती है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, इन पे जो अपना होता है ना निर्वात, वैक्यूम, वो हो चाहे कोई मीडियम हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब में सेम रहती है। प्रकाश की चाल है उसके इक्वल होती है, मतलब 3 × 10⁸ की चाल से गति करती है। तो चलो इसको वन बाय वन हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति। चलो यहाँ पे देखो, आपको जो भी मिलेगा टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के मिलेगा पूरा, वैसे आपकी 1 मिनट भी खराब नहीं होगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, विद्युत विद्युत चुंबकीय। दिख रहा है क्या? अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप ये लाइन में बोल रहा हूँ साथ में लिख लो, है ना। उसके बाद में कंटिन्यू कर दूंगा मैं नीचे से एकदम से। विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति, विकिरण की प्रकृति। आपको नोट्स जो मिलेंगे वो एकदम अच्छी राइटिंग में मिलेंगे, लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, है ना। तो आप उनकी टेंशन मत लेना और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो अच्छे से एकदम स्टडी करो, एग्जाम आपके पास में है तो आप ऐसे टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो गया? रेडिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो, मैंने इनके बारे में आपको क्या बता दिया, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स मैक्सवेल ने की थी। जेम्स मैक्सवेल ने इनके बारे में बताया था। तो क्या बताया मैक्सवेल ने? देखो, सबसे पहले मैं शॉर्ट नोट्स बनाना बताता हूँ। आप सबसे पहले लिखोगे उस साइंटिस्ट का नाम जिसने भी प्रयोग किया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? जेम्स मैक्सवेल। कौन सा वेल? मैक्सवेल। आगे बात समझ में? एजवेल। तो मैक्सवेल थे, जेम्स मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया? एक आवेशित पिंड लिया। क्या लिया बच्चों? आवेशित पिंड, मतलब चार्ज पार्टिकल लिया। आवेशित पिंड, पिंड बोल दो इसको, कण बोल दो, एक ही बात है। इंग्लिश में क्या बोल दोगे इसको? चार्ज पार्टिकल बोल दो या फिर बॉडी बोल दो, है ना। या पार्टिकल्स लिए। क्या लिए बच्चों? पार्टिकल्स। और ये ले लिया और उसके बाद में क्या किया? इनकी जो त्वरित गति होती है, उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, उनके बीच में अध्ययन किया। तो क्या ले लिया? चार्ज पार्टिकल ले लिया या फिर आवेशित पिंड ले लिया, कण ले लिया। और इसको क्या किया? आगे लिखो इसको, किसको? इसको, आवेशित पिंड या कण को क्या किया? त्वरित करके, है ना। आगे लिख लो डायरेक्ट लिखे, त्वरित करके। त्वरित का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, एसिलरेट करना। क्या करना? एसिलरेट करना, है ना। एसिलरेट करना। क्या करना बच्चों? एसिलरेट करना। त्वरित करके इनके मध्य होने वाली, त्वरित करके, हाँ देखो साथ साथ लिख लो, त्वरित करके इनके मध्य, इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, इंटरेक्शंस होती है ना, इंटरमीडिएट इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाओं को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ म्यूचुअल इंटरेक्शंस। क्या? म्यूचुअल मतलब जैसे आपको म्यूचुअल फ्रेंड दिखाता है क्या नाम, कहीं पे देखा है क्या ये नाम? कहाँ पे देखा है? इंटरेक्शंस। तो एक दूसरे से मतलब कनेक्ट होती है, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे किससे रिलेटेड होती है ना। म्यूचुअल इंटरेक्शंस का अध्ययन या स्टडी की, किसने की? मैक्सवेल ने की, का अध्ययन किया। और क्या बताया? मैंने अभी बताया था आपको,
अध्ययन किया और बताया कि जो भी इसमें अपने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत उत्पन्न होता है, परपेंडिकुलर उत्पन्न होता है। इस बात को बताया है ना। बताया क्या बताया कि ये जो भी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में मतलब एकांतर क्रम में उत्पन्न होता है और एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। यही बात बताई है ना। अध्ययन किया और बताया, क्या बताया कि एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। बताया कि विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोल देते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को आप क्या बोल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्या होंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में उत्पन्न होंगे। किसमें, एकांतर क्रम में। कौन से क्रम में, देखो ऐसे शॉर्टकट में बनाना सीखो। एकांतर क्रम में क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। अभी बात समझ में, एकांतर क्रम में उत्पन्न। कौन, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यही बात पूछेगा आपसे कि मैक्सवेल ने क्या बताया। तो इसने क्या किया, एक आवेशित कण लिया है, पिंड लिया और उसका अध्ययन किया, उसकी त्वरित गति का अध्ययन किया और उसमें बताया कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। वो बात भी आगे लिखूंगा। आगे बात समझ में, एकांतर क्रम में लंबवत उत्पन्न होता है। एकांतर क्रम में उत्पन्न कैसे, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एक दूसरे से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये शॉर्ट नोट तो ऐसे हो गया है ना। बाकी थ्योरी के रूप में आप बोर्ड की क्लासों में लिखते थे जो कि अपने कोई मतलब वाली बात नहीं है। देखो डायग्राम से समझा दूंगा आपको। जैसे कि कोई वेव बनती है ना, ऐसे बन गई वेव। सॉरी, देखो ऐसे थोड़ा सा आप समझना। अब देखो एक फील्ड तो हो गया ये इधर वाला, कौन सा, ये वाला। और एक हो गया इधर वाला, एक हो गया ऊपर वाला, है ना। सेम ऐसे ही। तो देखो अब मैं समझाने की आपको देखो पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, आपकी समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटा आपको ये समझना है, क्या समझना है, देखो एक तो ऊपर ऐसे और एक इस साइड में। मतलब ये जो अपने कण कण है मतलब तरंग है, इसकी दिशा है ये। तो इसके एक तो इधर बन रहा और एक बन रहा इधर, मतलब दोनों अपोजिट साइड बन रहे हैं एक दूसरे के, मतलब 90 डिग्री पे बन रहे हैं। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। तो एक तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। ये वाला तो ले लो आप, चाहे विद्युत क्षेत्र, कौन सा ले लो, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला ले लो आप, नीचे वाला ले लो, चुंबकीय क्षेत्र। या आप उसका उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन है क्या एक दूसरे के, ये लंबवत, परपेंडिकुलर। यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई एफ। और ये क्या हो गया, एम एफ। एम एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो तो क्या बोल देंगे, जो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत। आगे बात समझ में, ठीक है, इरेज कर दूं फिर आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो अब इनकी प्रकृति बता दूंगा आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, एक दूसरे क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो इनकी प्रकृति क्या है, नेचर। इससे हमें क्या मतलब निकला, जो भी पढ़ा इसका मतलब इनकी प्रकृति क्या है, कैसी होती है, इनकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है ना। इनको माध्यम मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती है, ये सब आप देखने वाले हैं। तो इसके जो जो भी तरंग है इनके गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज की, तो क्या हो जाएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है ये एक दूसरे के क्या हुआ है, लंबवत उत्पन्न हुआ, मतलब परपेंडिकुलर। सबसे पहली बात तो यही हो गई। तो ये तरंगे एक दूसरे के क्या हो गई, लंबवत हो गई। संचरण की दिशा क्या हो गई, एक दूसरे से लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। यहां तक पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये संचरित होती है तो इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये जैसे वैक्यूम होता है उसमें भी संचरित होती है, उसमें संचरित होती है, लेकिन इनको कण को मतलब इनको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपने ध्वनि तरंगे होती है, जल तरंगे होती है वाटर वाली, तो उनको एक माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की। वैसे इनको जरूरत नहीं होती उनकी तरह। तो सबसे पहले लिखो पॉइंट बाय पॉइंट, उसके बाद में लिखते हैं, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या लिखो, प्रॉपर्टीज, गुण लिख लो। देखो राइटिंग खराब हो सकती है लेकिन बोलूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा, और इससे अच्छे वाली राइटिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत। तो ये चीज मैंने पहले ही बता दी। चुंबकीय क्षेत्र जिसको आप क्या बोल देते हो, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र। एंड यहाँ पे क्या है, एंड विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र को क्या बोला है हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही पूछता है एग्जाम में, कथन में आता है कि एक दूसरे के 180 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, लंबवत होती है, सारा दे रखा होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत। ये नाम याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर, अर्थात 90 डिग्री पे होती है। कितने पे? 90 डिग्री पे। ये पहला पॉइंट हो जाएगा ना इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, अर्थात 90 डिग्री पे होगा। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? देखो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन किन को नहीं होती? ये जो चुंबकीय तरंग होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनको माध्यम की जरूरत नहीं होती। माध्यम मतलब मीडियम, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना माध्यम के गति कर सकती है, अर्थात निर्वात में भी गति कर सकती है। मतलब इनको किसकी आवश्यकता होती है? निर्वात की। निर्वात मतलब क्या हो गया? वैक्यूम। क्या हो गया? वैक्यूम। वैक्यूम में संचरित हो जाती है। संचरण की दिशा क्या हो जाएगी? एक दूसरे के लंबवत। तो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगें हो सकती है, और इनकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति ये भी क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। तो ये चीज और लिख दूं आगे कि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या वो कथन में क्या लिखेगा कि सभी प्रकार की विद्युत और चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनकी आवृत्ति और तीव्रता या तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एक समान होती है। तो आप क्या वहां पे गलती करके आ जाओगे? एक समान नहीं होती, भिन्न भिन्न तरंगें होंगी, तो उनकी आवृत्ति भी क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। ये बात याद रखना है ना। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। भिन्न भिन्न तरंगें, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं शॉर्ट नोट में, भिन्न भिन्न तरंगें होंगी, तो इनकी भिन्न भिन्न क्या होगी? आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य। तो इनकी भिन्न भिन्न क्या होगी? क्यों अलग अलग है, तो इनकी सबकी आवृत्ति भी क्या होगी? अलग अलग होगी। आवृत्ति एंड तरंग दैर्ध्य। देखो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, इंग्लिश हिंदी सब टेंशन मत लो, वेवलेंथ वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। भिन्न भिन्न तरंगें हैं, तो इनकी भिन्न भिन्न आवृत्ति होगी, भिन्न भिन्न क्या होगा? इनका तरंग दैर्ध्य होगा। तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आगे देखने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना। अब ये भिन्न भिन्न तरंगें मिलकर किसका निर्माण करती है? स्पेक्ट्रम का, है ना। तो ये भिन्न भिन्न तरंगें मिलकर किसका निर्माण करेंगी? स्पेक्ट्रम का निर्माण करेगी। वो चीज मैं आपको आगे बता दूंगा, है ना। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं? क्या क्या गुण होते हैं? देखो मैं दिखा देता हूं, आप ना उतार लो। इरेज कर रहा हूं ना। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी हो सकती है? बताओ मेरे को जरा। आपने नाम भी सुना है? नहीं सुना क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ। हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती है। देखो सबसे पहले तरंगें कौन कौन सी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी हो सकती है। जैसे हमने नाम सुना, रेडियो तरंगें हो गई, सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ऐसे दृश्य तरंगें मतलब विजुअल रेज हो गई, अवरक्त मतलब अवरक्त तरंगें हो गई, उसके बाद में पराबैंगनी तरंगें हो गई। ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो आप लिखो कौन कौन सी हो जाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगें। सबसे पहले रेडियो तरंगें हो गई। कौन सी? रेडियो तरंगें। सब में वेव्स नाम लगा देना। रेडियो तरंगों के बाद में आ जाता है सूक्ष्म वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना। सूक्ष्म तरंगें हो गई, तरंगें सब में लग जाएगा। उसके बाद में आ जाती है दृश्य, उसके बाद में अवरक्त आ जाती है ना। तो ये हो गया दृश्य, उसके बाद में ये हो गया अवरक्त, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाता है? पराबैंगनीकरण, पराबैंगनी, ठीक है, पराबैंगनी वेव्स, है ना। तो ये सब आ जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है लास्ट में, हमारा एकमात्र दृश्य स्पेक्ट्रम ऐसा है जिसको हमारी आंखें देख सकती है। कौन सा? दृश्य स्पेक्ट्रम, मतलब ये। तो क्या बोल देंगे? एकमात्र विजुअल, नाम से पता चल रहा है, एकमात्र दृश्य स्पेक्ट्रम जो आंखों से देखा जा सकता है। मतलब हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देखा जा सकता है। एग्जाम में पूछता है सीधा का सीधा, देखा जा सके या सकता है। कौन सा? दृश्य स्पेक्ट्रम। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब जो भी तरंगें होती है, इनके अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं? बताओ आप कमेंट करके, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे चलें। 5 वेव लक्षण होते हैं। कौन से कैरेक्टर होते हैं इनके? 5 कौन कौन से होते हैं बताओ? आपने पढ़े भी होंगे, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम, तरंग की चाल, वेवलेंथ, ये सारे के सारे होते हैं ना। तो अब क्या लिखेंगे? तरंगों के लक्षण। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अगली हेडिंग डालो, तरंगों के लक्षण। कौन कौन से लक्षण है? 5 लक्षण है। कौन कौन से हैं?
5 लक्षण। आपने तरंग दैर्ध्य भी पढ़ा होगा, इनकी चाल भी पढ़ी होगी, इनकी आवर्ती आवर्तकाल भी पढ़ा है। तो ये सारे के सारे जो भी करेक्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके डायरेक्ट। तो जो तरंग है इनके लक्षण लिखो, है ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो तरंगों के लक्षण, तरंगों के लक्षण या तरंग के लक्षण लिख लो, एक ही बात है ना। तरंग के लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स, है ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स या वेव लिख लो। अब देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तरंग दैर्ध्य हो गया, उसके बाद आयाम हो गया। तरंग दैर्ध्य को आप क्या बोल देते हो, वेवलेंथ बोल देते हो। ऐसे आयाम हो गया, उसको क्या बोल देते हो, एम्पलीट्यूड बोल देते हो। तरंग की चाल, मतलब तरंग की चाल स्पीड ऑफ वेव बोल दोगे। ऐसे आवर्ती हो जाएगी जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोल दोगे। और लास्ट हो जाएगी तरंग संख्या, नंबर ऑफ वेव्स, है ना, वेव नंबर। लिखो सारे के सारे, मैं लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, तरंग दैर्ध्य। आपने नाम भी सुना होगा, इनके बारे में हम डेफिनेशन और इनका जो भी फॉर्मूला वो सारा का सारा देखने वाले। तरंग दैर्ध्य, इसको क्या बोल देते हो आप, वेवलेंथ। लेमडा से रिप्रेजेंट करते हो ना, वो भी आगे देखेंगे। ये हो गया वेवलेंथ। सेकंड कौन सा बताया मैंने, आवर्ती, मतलब आयाम, सॉरी क्या बता दिया, आयाम। आयाम मीन्स बच्चों क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपने पढ़ा होगा, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। उसके बाद में आ जाता है तरंग की चाल। थर्ड कौन सा है, तरंग की चाल। तरंग की चाल को आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो, स्पीड ऑफ वेव। ये नॉर्मल टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे कौन सा आ गया, आवर्ती, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, फ्रीक्वेंसी। और लास्ट कौन सी हो जाएगी, सबसे लास्ट में आ जाएगी तरंग की संख्या, वेव नंबर, तरंग संख्या। अब इनके बारे में एक एक के बारे में हम लिखेंगे। तरंग संख्या मतलब वेव नंबर। तो ये हो गया वेव नंबर। आप स्क्रीनशॉट लो या फिर आगे चलो, इसको देखते हैं, सबको एक एक चीज को समझते हैं। देखो, और सबसे पहले हेडिंग डालो, फिर तरंग दैर्ध्य लिख लिया। अब चलो एक एक को नोट करते हैं। मैं आपको लिखा देता हूँ यहीं पे डायरेक्ट, आप साथ साथ में लिखते जाना, है ना। सबसे पहले तरंग दैर्ध्य, इसके बारे में लिखेंगे। किसके बारे में, तरंग दैर्ध्य के बारे में। चलो बाकी सब नोट कर लिया, आगे चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देखो तरंग दैर्ध्य क्या है, जैसे कि दो क्रमागत उच्चिष्टों और निम्निष्टों के मध्य की दूरी को हम क्या बोल देंगे, वेवलेंथ बोल देंगे, तरंग दैर्ध्य बोल देंगे। नहीं समझ में आया ना, मुझे पता नहीं है, लेकिन अब समझ में आएगा। पहले बताया क्या मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस क्रेट्स और थ्रूट्स इज वेवलेंथ। ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन बना के बताऊंगा तब आएगा। मतलब आपने एक वेव ली, क्या ली बच्चों, वेव ली। आप ऐसे वेव बनाते हो ना, उसको बना लो। सबसे पहले तो ऐसे बना लो, एकदम सुंदर सा बनाना ना। मेरे से तो सुंदर ऐसे ज्यादा बनता नहीं, लेकिन आप लोग, आप सबको क्या बनाना है, एकदम सुंदर सा बनाना है ना। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो उच्चिष्ट मतलब ये सारे इक्वल होंगे ना, ऐसे छोटे बड़े नहीं होंगे, सब इक्वल होंगे, नीचे वाले सारे के सारे। अब देखो ऊपर वाले हैं, ये तो क्या है, उच्चिष्ट, और ये क्या है, निम्निष्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इनको क्या बोल दूंगा मैं, उच्चिष्ट। जो ऊपर है उनको उच्चिष्ट बोल दूंगा, जो नीचे है उनको निम्निष्ट बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मुझे पता है। ये हो गया निम्निष्ट। अब देखो उच्चिष्ट का दूसरा नाम क्या है, श्रृंग। क्या है बच्चों, श्रृंग। यही आपके एग्जाम में आता है। श्रृंग को इंग्लिश में क्या बोल देते हो, क्रस्ट बोल देते हो। क्या बोलते हो, क्रस्ट। CRESTS, CRESTS, हाँ क्रस्ट। और निम्निष्ट को क्या बोल देते हो आप, गर्त बोल देते हो, गर्त। क्या बोलते हो, गर्त, खड्डा। नहीं सुना नाम, गर्त खड्डा होता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हो, TROUGTS। क्या बोल देते हो, TROUGTS, थ्रोट्स, है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात ये उच्चिष्ट है। तो इनकी मैंने परिभाषा क्या लिखाई, दो क्रमागत उच्चिष्टों या निम्निष्टों के मध्य की दूरी। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। दो क्रमागत उच्चिष्टों, दो क्रमागत उच्चिष्ट हो या फिर निम्निष्ट हो, निम्निष्ट हो के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब देखो दो क्रमागत कौन से होंगे, उच्चिष्ट, यहां से लेके यहां तक। ये क्या हो गया, लेमड़ा। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो आप,
लेमड़ा से लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना इसको उल्टा एल की तरह, तो इसको बोलते हैं लेमड़ा। आगे बात समझ में। और अगर निम्नलिखित की बात करें, दो निम्नलिखित कौन से हो गए, कंटिन्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये गट, इसको भी क्या बोल देते हो, लेमड़ा। तो दो कर्मागत उच्चिष्टों या फिर निम्नलिखितों के मध्य की दूरी को क्या बोल दोगे, वेवलेंथ बोल दोगे, तरंग दैर्ध्य। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसकी दूरी को आप मापते किस में हो, आप बताओ मुझे किस में मापते हो। आपने नाम सुना होगा इसका एसआई मात्रक। क्या बच्चों, एसआई मात्रक। देखो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक क्या है इसका, मीटर। क्या है, मीटर। तो देखो कम दूरी होने के कारण इसका किसमें मापन करते हैं हम, एंगस्ट्रॉन में। इसका मापन किसमें करते हैं हम, दूरी कम होने के कारण किसमें करते हैं, एंगस्ट्रॉन। किसमें करते हैं, एंगस्ट्रॉन में। और एक एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल में क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आगे बात समझ में। या फिर दूसरा आप इसको किसमें माप सकते हो, नैनोमीटर में। किसमें, नैनोमीटर में। तो एक एनएम इक्वल में क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। आगे बात समझ में। इट इज रिप्रेजेंटेड विथ लेमड़ा। इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, लेमड़ा से। लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस क्रेट्स और थ्रोट्स इज वेवलेंथ। आगे बात समझ में। चलो आगे चलते हैं फिर। अगला पॉइंट क्या आ गया, आयाम, एम्पलीट्यूड। अगली हेडिंग डालो, एम्पलीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज कर दूं, हेडिंग डालो एम्पलीट्यूड, आयाम। क्या होता है आयाम, बताओ वीडियो को पॉज करके कमेंट करके मेरे को। हेडिंग डालो पहले, एम्पलीट्यूड, आयाम। देखो किसी भी तरंग है उसका जो लंबवत है, या तो ऊपर या फिर नीचे, जो अधिकतम दूरी है, कोई भी तरंग है इसके अंदर या तो लंबवत या फिर लंबवत मतलब ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसकी जो अधिकतम दूरी होगी उसको क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड बोल देंगे। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अर्थात देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालो, आयाम। आयाम को इंग्लिश में क्या बोल देते हो, एम्पलीट्यूड। तो वो लिख लो, क्या बोल दोगे, एम्पलीट्यूड। और रिप्रेजेंट किससे करोगे इसको, स्मॉल ए से। किससे, स्मॉल ए से लिख दोगे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या लिखो, किसी तरंग में लंबवत। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। किसी तरंग में लंबवत, लंबवत मतलब ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। तो लिख देता हूं ब्रैकेट में यहाँ पे, ऊपर की, ऊपर या फिर नीचे की ओर। लंबवत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। कि अधिकतम दूरी, लंबवत अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गया। इन ए वेव परपेंडिकुलर मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ हो सकती है, ऊपर या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्र क्या होता है, देखो ऐसे लिख दिया करो, ऐसा ही मात्र क्या हो गया, इसका भी मीटर हो गया बच्चों। क्या हो गया, मीटर। अब समझाऊंगा आपको कैसे समझ में आएगा। देखो ये हमारे क्या थी, वेव थी क्या, ऐसे करके ऐसे पीछे वाले में ऐसे आप चलते चलो, है ना। तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस या तो ये वाली या फिर ये वाली, क्या हो गया, ए। अब आगे बात समझ में, मैक्सिमम है ना ये, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है, बस ये लफड़ा था इसमें और कुछ नहीं है। यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे चले। तरंग की चाल, हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालो, तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। अगला तरंग का लक्षण क्या है, स्पीड ऑफ वेव। तरंग की चाल क्या है, तरंग कितनी चलती है उसी को बोलते हैं क्या, चाल। चलो हेडिंग डालो पहले तो, स्पीड ऑफ वेव, तरंग की चाल। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, इनमें से एग्जाम में आ सकता है एक क्वेश्चन, तरंग की चाल। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव देखो, प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय दूरी क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ वेव। क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ वेव। तो लिख लो, प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय दूरी। देखो बहुत इजी है ना, प्रति सेकंड, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा मिनट, हावर, घंटे। तो आपको लिखना क्या है, प्रति सेकंड। आगे ना बात समझे, प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय दूरी, दूरी मीन्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, तरंग की चाल। तो तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैसे आपने कहीं भी पढ़ा है क्या, चाल इक्वल दूरी बटा समय, पढ़ा है क्या, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। कहाँ पढ़ा है बताना, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कब, ये तो फॉर्मूला होता है अपने चाल का। लेकिन यहाँ पे तरंग की चाल की बात करें, स्पीड ऑफ वेव की बात करें, किसकी बच्चों, स्पीड ऑफ वेव की। तो क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य उसको आवृत्ति से गुणा कर देंगे, किससे,
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तरंग दैर्ध्य को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आवर्ती से। अभी आपने आवर्ती तो पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ोगे तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगी, इंग्लिश में और लिख लो इसको ना, यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे। अब फॉर्मूला बनने स्टार्ट हो गया ना, स्पीड ऑफ वेव, वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, लिख लो। आगे बताऊंगा मैं आपको, सारा समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप लिख लो, इसको समझा दूंगा पूरा। वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, आगे बात समझ में। अब देखो चाल है, मतलब इसको आप किसे रिप्रेजेंट करते हो, किसे लिखते हो? वी से। किसे? वी से। या फिर चाल को आप लिखते हो सी से। तो आप ये बोलोगे कि सर हम इसको रिप्रेजेंट किससे करें, तो इसको या तो आप वी से लिखो या फिर किससे लिखो? सी से। सी फॉर, जैसे प्रकाश की चाल से चलता है ना, तो सब सीधा सा मतलब ये हो गया, अगर मैं सी लिखूं इधर, सी, या फिर क्या लिख दूं? वी, एक ही बात है ना, सी मान लो चाहे वी मान लो। तो मैंने सी इक्वल टू क्या लिखूंगा? वेवलेंथ को किसे लिखते हो? लेमड़ा से। तो लेमड़ा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? न्यू। फ्रीक्वेंसी को किसे लिखते हो आप? न्यू से। आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट करते हो, आगे बताऊंगा हम। तो न्यू को आप ऐसे लिखते हो, तो सी इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, मैंने बताया ना वी भी लिखते हो इसको, ये तो है वी और ये क्या है? न्यू। फर्क है ना वी और न्यू में, ऐसे अलग अलग होते हैं ना दोनों। आवृत्ति को किसे लिखते हो? न्यू से। तो एक ही बात है दोनों की। अब देखो अगर मुझे न्यू निकालना हो, यहाँ से क्या निकालना हो? न्यू, तो क्या हो जाएगा? देखो सी तो ऊपर है और ये अपोन में चला जाएगा, क्या? लेमड़ा अपोन में चला जाएगा, पढ़ते हैं ना 10th क्लास में। तो ये हो जाएगा अपने आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी, जो तरंग की चाल होती है वो निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है क्या? या कितनी होती है ये बता दो? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में तरंग की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं मैं यहाँ, स्टार पॉइंट। निर्वात में, निर्वात में क्या होगा? निर्वात में तरंग की चाल, क्या? तरंग की चाल किसके बराबर होगी? प्रकाश की चाल के। किसकी चाल के बराबर होगी? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी पूछा था, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले, आवृत्ति की बात करेंगे। देखो अब छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। हाँ, तो यहाँ तक आपके हो गया ना, आगे चलो। समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको यहाँ पे फुल कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चल ही रहा है। जैसे जैसे आपका सपोर्ट अगर अच्छा रहा तो आगे भी कंटिन्यू, जैसे फिजिक्स हो गया, अपना जीके हो गया, ये सब भी कंटिन्यू कर लेंगे, है ना? बस सब हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। जैसे अगर कुछ भी देना हो फ्री में तो वो तो सपोर्ट से ही पॉसिबल है ना, एक दूसरे के। तो बाकी हम पैसे तो आपसे मांग भी नहीं रहे और कोशिश यही रहेगी कि मांगे भी नहीं, लेकिन सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो बस आपको तो वीडियो देखना है और आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, जिससे आपको, आपके फ्रेंड को, हमें तीनों को फायदा हो ना इस चीज़ से। किसी को कोई घाटा है ही नहीं, क्योंकि आपको भी मैटर मिल जाएगा और हमें भी क्या हो जाएगा? यूज से हमारा भी काम हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मजे मजे फिर हैं। हाँ, तो देखो आवर्ती क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। आवर्ती मतलब पुनरावर्ती, जैसे बार बार एक ही काम करते हैं उसको आवर्ती बोलते हैं, मतलब एक काम को बार बार करना। अब किस टाइम में कैसे करना वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। मतलब कोई निश्चित समय है, सपोज कि कोई निश्चित टाइम है, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आप यहाँ से एक बार जाते हो, एक बार वापस आ जाते हो, तो ये क्या हो गई? आपकी आवर्ती हो गई, मतलब गए आए। एक निश्चित समय भी हो गया, मतलब हर एक 5 सेकंड में आप एक बार जाते हो, एक बार आते हो, टोटल हो गए 10 सेकंड। तो आपकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इधर से गए इधर से आए, तो आप 2 बार आए, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम, ये आपकी आवृत्ति हो गई। और निश्चित समय क्या हो गया? 10 सेकंड। आगे बात समझो, बस इसी को बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, आपको मैं डेफिनेशन लिखवा दूं। किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, हाँ इंग्लिश में भी लिखा दूंगा डेफिनेशन, टेंशन मत लो। किसी निश्चित समय में, निश्चित बिंदु से, मतलब टाइम भी फिक्स है और समय भी फिक्स है, दोनों ही क्या है? फिक्स है। निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की
संख्या। क्या बोल दोगे? नंबर ऑफ वेव्स विच passes इज डिफाइनाइट टाइम इन फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में। इसको किसे रिप्रेजेंट करते हो आप? एफ से लिख देते हो क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, आवृत्ति बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, आगे और बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो एक बात आपके समझ में आ गई, अगर कोई बंदा जा रहा है या कोई चीज जा रही है यहाँ से बार बार, अगर वो धीरे धीरे चल रही है तो उसमें टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। अगर वो जल्दी जल्दी चल रही है तो टाइम क्या लगेगा? कम। मतलब ये आउटकाल मतलब समय की क्या हो गई? ये उल्टी हो गई, नहीं हो गई? बस यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये आवृत्ति होती है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? रेसिप्रोकल होती है। ये टाइम होता है उसका क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। कौन? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम का क्या होती है? उल्टा। मतलब टाइम ज्यादा लेगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम। लेकिन टाइम कम लेगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब एक दूसरे के क्या हो गए? रिवर्स हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। यही इंपॉर्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? आवृत्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आवर्तकाल, आवर्तकाल समय को तो बोलते हो, आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लिख दो, इंग्लिश में भी लिख दो। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पीरियड इज कॉल्ड या इज फ्रीक्वेंसी, है ना। अभी ये लो शॉर्टकट में लिख दिया ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर फॉर्मूले के रूप में लिखें तो आवृत्ति इक्वल क्या हो जाएगा? 1/टाइम, 1/समय। आवृत्ति इक्वल हो गया 1/समय। या फिर इसको आप क्या लिख दो? समय को आवर्तकाल लिख दो, है ना। समय को क्या बोलते हो? आवर्तकाल, टाइम पीरियड, है ना। 1/टाइम पीरियड, F इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो देखो, जैसे मैं डायग्राम से बताना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, कहाँ तक? यहाँ तक। तो मैं जैसे 5 सेकंड में जा रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ इस बिंदु से, तो बार बार जैसे ये तरंगे हैं, ये बार बार ऐसे जाती है, एक निश्चित टाइम में आती है जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? इसकी जो आवृत्ति हो रही है बार बार, उसी को हम क्या बोल देंगे? आवृत्ति बोल देंगे या पुनरावृत्ति बोल देंगे। ठीक है, चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो। आवृत्ति को हमने बता ही दिया। पहले किसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से लिखते हैं ना। चलो आप बोलोगे कि सर आपने लिखा ही नहीं। इसको किसे लिखते हैं? ऐसे न्यू से लिखते हो ना। और ये 1 हो गया। टाइम को किसे लिखते हो? टी से। आउटकाल को भी किसे लिखते हो आप? टाइम पीरियड को भी टी से। तो ऐसे लिख सकते हो, इतना तो आप में याद रह गया होगा। अब एक बात बताओ, जो आवृत्ति इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगी? तो देखो टाइम का क्या होता है? सेकंड, 1/सेकंड, 1/सेकंड, सीधी सी मतलब यही हुआ ना। तो आवृत्ति है इसका, मैं लिख दूं डायरेक्ट यूनिट, मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट क्या हो जाएगी? बताओ। यूनिट 1/टी मतलब टाइम, सेकंड। तो यहाँ पे लिख दूं मैं सेकंड, SECOND, सेकंड, 1/सेकंड मतलब प्रति सेकंड हो गया ना, सीधा सा मतलब ये हो गया ना। दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकंड इनवर्स मतलब S-1। क्या लिख सकते हो? S-1। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी है इंपॉर्टेंट इसमें, इसी का दूसरा होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, जो एग्जाम में आता है आपके। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? हर्ट्ज बोलते हैं उसको। क्या बोल देते हो? हर्ट्ज। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हो? Hz से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे चलते हैं, फिर तरंग संख्या देखेंगे। लास्ट टॉपिक आज का, वेव नंबर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में करेंगे क्वेश्चंस। आगे बात समझ में क्या करेंगे? उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो हेडिंग डालो, तरंग संख्या, वेव नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं वेव नंबर्स? मैंने थोड़ा थोड़ा इतना बता दिया तो आपको समझ में आने लगा होगा। देखो सबसे पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? घबराना नहीं है। उसके बाद में क्या करना है? हेडिंग डालनी है। और हेडिंग क्या डालनी है? तरंग संख्या। और तरंग संख्या को आप क्या बोल देते हो? वेव नंबर्स। इतना तो समझ में आ गया, है ना। अब देखो, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या। क्या बताया? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या क्या कहलाता है? तरंग संख्या कहलाता है। अभी वो समझ में आ जाएगा। पहले हेडिंग डालो, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ ऑफ वेव इज वेव नंबर। अगली बात समझ में नहीं आई है तो देखो अभी आ जाएगी। पहले इसकी हेडिंग डाल के लिखो, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, प्रति
डायरेक्ट हेडिंग है ना वो डाल के ये लिखो, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है इसकी डेफिनेशन। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, मैं इंग्लिश में भी बोल जाऊंगा, आप उतार लेना ना, तरंग दैर्ध्यों की संख्या, तरंग दैर्ध्यों की संख्या क्या कहलाती है? वेव नंबर कहलाती है। नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट्स इन यूनिट लेंथ ऑफ वेव इज वेव नंबर। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से मतलब डायग्राम से। ऐसे ऐसे कुछ बनाया आपने, बनाते आ रहे हो ना, क्या बनाया? ये एक वेव बनाई है ना, ऐसे वेव जा रही है, ऐसे चलती जा रही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको लेमड़ा क्या बताया था? दो गर्तों या फिर दो निम्निष्ठ या फिर दो उच्चिष्टों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वेव या तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये बात समझ में आ गई थी? तो देखो यहां से लेकर यहाँ तक एक लेमड़ा हो गया क्या? ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। या फिर नीचे की बात करें गर्त की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? लेमड़ा। ये बात भी आपकी समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? अब देखो इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आपके वैसे मान लो कि सब कुछ समझ में आ गया। कैसे आ गया? और उसके बाद में जैसे यहाँ तक चलते हो, आगे चलते चलो, मतलब ये लेमड़ा लेमड़ा लेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे भी जैसे ये भी लेमड़ा है, ऐसे ये भी क्या है? यहाँ तक कर लो ऐसे, ये भी क्या है? लेमड़ा। तो एक चीज समझ में आ गई, सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर प्रति एकांक। देखो डेफिनेशन में लिखा ना, प्रति एकांक लंबाई मतलब प्रति मीटर। तो इस 1 मीटर में जितनी ये लेमड़ाओं की संख्या है उसी को क्या बोल दोगे? तरंग संख्या। आई बात समझ में नहीं आई? मतलब इस 1 मीटर के अंदर जितनी ये लेमड़ा है वही क्या है? तरंग संख्या है। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या या तरंग दैर्ध्यों की संख्या क्या हो गई? तरंग संख्या। आई कि नहीं आई बात समझ में? बस यही तो था। तो यहाँ से देखो ये 1 मीटर हो गई यहाँ तक, तो इसके बीच में जो जो लेमड़ा है वो तरंग संख्या हो गई। बस इतना ही था। तरंग संख्या को हमने किससे लिख दिया था? तरंग को किससे लिखा था? लेमड़ा से लिखा था। तो इसको किससे लिख दोगे? देखो तरंग संख्या, तरंग को तो लेमड़ा से लिख दोगे, संख्या मतलब बार बार आएगी, तो इसको बार से रिप्रेजेंट कर दो। ये क्या हो गया? बार आ गया ऊपर। अभी बात समझ में? यहाँ तक आगे देखो, अब तरंग संख्या है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1 तरंग दैर्ध्य। तो लिख दूं मैं यहाँ पे, चलो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। तरंग संख्या, इसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? न्यू बार से। यहां तक बात समझ में आ गई? तो 1 तरंग दैर्ध्य है ना, उल्टा हो जाएगा ना उसका। अब इतना तो समझ में आने लग गया होगा आपको। तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं हम? लेमड़ा। तो ये न्यू बार इक्वल क्या हो जाएगा? 1 लेमड़ा। क्या हो जाएगा? 1 लेमड़ा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसका आप मात्रक भी बता दोगे मुझे। क्या बता दोगे? मात्रक। उसका क्या मात्रक हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। बाहर से आवाज आ रही है उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। तरंग संख्या, सॉरी, तरंग संख्या का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई तो आगे चलिए फिर देखो कंटिन्यू करने का। सॉरी फॉर दैट। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे तरंगों के लक्षण कंप्लीट होते हैं। पांचों के पांचों लक्षण मैंने करवा दिए हैं। अब कल हम क्या करेंगे? इनके जो न्यूमेरिकल्स है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। आपको हमारे इस चैनल पे बिना टाइम वेस्ट किए पूरा का पूरा कंटेंट एकदम पूरा मिलने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो बेझिझक होके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।